हाँ जी। किदा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था? देख के बताना जरा। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले थे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो चलिए, विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम हम अपना आर्टिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है? तो फंडामेंटल फोर्सेस कितने टाइप्स के फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं? देयर आर फोर टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कौन सी फोर्स है? प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है? नाइन्थ क्लास में सुना होगा इसका नाम। पूरा पूरा एक चैप्टर है ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? जो फोर्स दो मैसिव बॉडी के बीच में लगते हैं जिनका मास हो, ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है? दिस फोर्स एक्ट बिटवीन टू बॉडी हैविंग मास। दो बॉडी के बीच में फोर्स लगती है ये जिनका मास हो। ओके? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ इजिकल टू जी m1 m2 बाय आर स्केयर। ये आर स्केयर आपका स्मॉल में होता है बेसिकली। अगर कैपिटल आर है तो वो कुछ और चीज को रिप्रेजेंट कर देता है। अगर यहाँ पे कैपिटल आर होता तो वो रेडियस ऑफ द अर्थ को रिप्रेजेंट करता। छोड़ो। जो आर है ये के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। So this is m1 mass. This is the body have two body having m2 mass. Okay, ठीक है? What is G? G is called the universal gravitational constant. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या होती है? जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 6.67 मल्टीप्लाई 10 रेट की माइनस के 11। और अगर इसकी यूनिट लिखी जाए तो क्या लिखोगे? न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2। ये यूनिट लिखी कैसे गई है अभी शायद आपको ना पता लगे। नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाएगी आपको कि कैसे यूनिट बनाई जाती है। ठीक? वहां से आपको चीज क्लियर हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। तो अभी सिर्फ आप इतनी वैल्यू याद रखो इनकी। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। ओके? क्या क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। कौन सी है? जितने भी प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सी हैं, सब में ये फोर्स एक्ट करते हैं पूरे यूनिवर्स में। ओके? इसलिए इसका नाम दिया लॉन्ग रेंज फोर्स। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है इसकी? कि ये कंजर्वेटिव इन नेचर। क्या है? कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर का मतलब होता है कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? वो फोर्स जो सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करती है। जैसे एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है। डजेंट मैटर इनका रास्ता कैसे ट्रेवल होगा, पाथ कैसा होगा, उसके ऊपर ये डिपेंड नहीं करती। ये सिर्फ पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है? जैसे मस्कुलर फोर्स है, स्मूथ सरफेस हुआ तो मस्कुलर फोर्स कम लगती है ना? और रफ सरफेस हुआ तो मस्कुलर फोर्स ज्यादा लगती है। तो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रही है ना? जो पाथ पे डिपेंड करे वो नॉन कंजर्वेटिव, और जो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करे वो क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है? देन थर्ड, ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। ये फोर्स कौन सी होती है? अट्रैक्टिव इन नेचर होती है। रिपल्सिव नेचर शो करते ही नहीं है। दो मैसिव बॉडी होंगी, अट्रैक्टिव नेचर शो करेंगे, रिपल्सिव नेचर नहीं होता इनका। ठीक है? नेक्स्ट, इट ओबे
इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये किसको फॉलो करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ, क्योंकि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर, इसलिए किसको फॉलो करती है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं इसकी। इस फोर्स को, इसके फोर्स का एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा होता है? तो एक्सचेंज पार्टिकल इज ग्रेविटॉन। ग्रेविटॉन इज द पार्टिकल जो इस फोर्स को आगे मूव करवाता है। जैसे आप घर पे हो और आपको स्कूल जाना, तो स्कूल बस आपको लेके जाती है ना, तो ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स को एक वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगर हमको ट्रांसमिट करना, तो कौन लेके जाता है उसको? ग्रेविटॉन पार्टिकल। समझ आई मेरी बात? ओके, इतना ही था इसके बारे में। नेक्स्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो एक बार गो थ्रू हो जाते हैं यहाँ से कि हमने अभी क्या क्या स्टडी किया है। यहां से देखो एक बार, जो फोर्स होती है ये दो बॉडी के बीच में एक्ट करती है जिनका मास होता है, और इसका फॉर्मूला कहता है F इजकल टू जी एम एम बाय F इजकल टू जी एम वन एम टू बाय आर स्क्र। और G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है। G की वैल्यू कहती है 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली तो लॉन्ग रेंज फोर्स, दूसरा कंजर्वेटिव जो पोजीशन पे डिपेंड करती है। नॉन कंजर्वेटिव कौन सी होती है? जो पोजीशन पर डिपेंड नहीं करती। थर्ड क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव फोर्स होती है। फोर्थ क्या है हमारे पास? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करती है, दैट इज दिस। और एक्सचेंज पार्टिकल कौन सा होता है इसमें? ग्रेविटॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट फोर्स के बारे में डिस्कस करते चलो। नेक्स्ट फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो फोर्स जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है। द फोर्स एक्ट बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जो फोर्स चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हो, चार्ज इज एट रेस्ट, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर हुआ तो कौन सी फोर्स हुई? वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स हुई। अगर चार्ज पार्टिकल मोशन में हुआ तो क्या लगे? चार्ज पार्टिकल मोशन में होने पर, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर जो फोर्स लगेगी वो कौन सी होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स exert is electromagnetic force। समझ आई कि नहीं आई? अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलो प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। प्रॉपर्टी क्या है इसकी? पहला सेम है, कंजर्वेटिव इन नेचर। दूसरा क्या है यहाँ पे? ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं हम। कंजर्वेटिव इन नेचर के बाद क्या आता है? कंजर्वेटिव इन नेचर के बाद आता है शॉर्ट रेंज फोर्स। कौन से? शॉर्ट रेंज फोर्स। थर्ड क्या है यहाँ पे? जो थर्ड आती है बात यहाँ पे, वो है थर्ड पॉइंट, स्ट्रोंगर होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स।
इसमें जो एक्सचेंज पार्टिकल वो कौन सा? फोटोन। उसमें कौन था? ग्रेविटॉन। इसमें क्या है? फोटोन। एक्सचेंज एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन। एक्सचेंज पार्टिकल इज फोटोन। ओके, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, और ये 10 पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है। 10 पावर 36 टाइम स्ट्रॉन्गर होती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। इट ओबे, अब क्वेश्चन ये किया था ये सर, ये अट्रैक्टिव होते हैं रिपल्सिव होते हैं? पिछले वाले तो अट्रैक्टिव थी, तो ये कौन सी होगी? तो इसका जवाब क्या होगा? ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होती है। इट मे बी और रिपल्सिव। समझ आई कि नहीं आई बात? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कुछ पूछना है? देखना एक बार। ये वो फोर्स होती है जो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है, और अगर चार्ज रेस्ट पर हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स लगती है, अगर चार्ज मोशन में हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगेगी, इसलिए इसका नाम दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। नेक्स्ट, कंजर्वेटिव इन नेचर है। ठीक है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। 10 पावर 36 टाइम होती है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होती है। एक्सचेंज पार्टिकल्स में क्या होगा? फोटॉन्स होंगे। ओके, नेक्स्ट इज इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर स्क्वायर लॉ। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ का ओबे करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला करता है, तुमको बता देता हूं मैं। इसका फॉर्मूला होता है ये वाला, मैं यहां पर लिख देता हूं। इसका फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या वन क्या टू बाय आर स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? एप्सिलॉन नॉट। क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इतना डीप में मत जाना भी, ठीक है। इसको सिर्फ आप याद रखोगे, कोलम्बिक फोर्स होती है, और इस फोर्स को हम, फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्या वन क्या टू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, डीपली पढ़ेंगे हम। 12th क्लास का पहला ही टॉपिक यही आएगा, तो 12th में आगे डिस्कस करेंगे इसको। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्स की, और वो है आपकी क्या? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। देखो मेरे बात ध्यान से सुनना। आपको एक चीज पता है ना, कि ये एटम होता है आपके पास। यस, उस एटम में एक न्यूक्लियस होता है। यस, न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं। यस, प्लस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा होता है? प्लस का, है ना? ये प्रोटॉन हो गया आपके पास, और प्रोटॉन पर चार्ज कौन सा होता है? ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन, ये भी प्रोटॉन मान लो। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है, और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है प्लस, और प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करता है? रिपेल। तो ये तो इकट्ठा क्यों है न्यूक्लियस के अंदर? ये रिपेल क्यों नहीं हो रही? दूर दूर भागना चाहिए था, ये की जगह कलेक्ट कैसे है? या तो फिर वो बात गलत है कि प्लस प्लस एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल करते हैं, यहाँ पर तो एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये इकट्ठे क्यों हैं? जब इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स लगनी चाहिए, तो ये इकट्ठे क्यों हैं? इन सबको होल्ड करने के लिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को होल्ड करने के लिए, एक साथ जोड़े रखने के लिए, न्यूक्लियस को बनाने के लिए एक फोर्स उनके बीच में लगती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। समझे क्या नहीं समझे? अरे सिंपल सी बात है, प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं ना? ठीक है, अब प्लस प्लस अगर एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ साथ तो आएंगे ही नहीं। इतना सारा प्लस चार्ज एक दूसरे के पास इकट्ठा तो हो ही नहीं सकता। जब रिपेल कर रहे थे तो दूर दूर भागने चाहिए थे, एक प्लस का इधर चला गया, एक प्लस इधर, एक प्लस इधर, एक प्लस इधर, दूर दूर भागने चाहिए थे। अब ये इकट्ठे क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। चलो अब इसके बारे में एक बार स्टडी करते हैं।
हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है दिस फोर्स एक्ट इन न्यूक्लियस। एक्ट इन ए न्यूक्लियस। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी क्या थी इसकी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। कभी तुम सोचोगे सर पहले दो के फॉर्मूला बताया, इसका नहीं बताया, इसका नहीं है। प्रॉपर्टी क्या है? अट्रैक्टिव नेचर है। दूसरा क्या है? ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी। सेकंड में क्या आएगा? सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। और कितने डिस्टेंस पे लगते हैं? 10⁻⁻⁵ सिर्फ इतनी ही डिस्टेंस पे ये फोर्स एक्ट करती है। नेक्स्ट, इट इज स्ट्रोंगर देन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फोर्स। ओके, समझ आएगा नहीं यार? और दूसरा, हाँ एक और चीज, ये काफी ज्यादा स्ट्रोंगर होती है। किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से भी। तो ज्यादा स्ट्रोंगर फोर्स होती है नेचर में। नेक्स्ट की बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में। वीक वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वीक न्यूक्लियर फोर्स बेसिकली होती क्या है? ये स्पेशल केस में अराइज होते हैं और स्पेशल पार्टिकल भी अराइज करती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे क्या हम यहाँ पे? इसमें लिखते हैं हम दिस फोर्स अपीयर इन सर्टेन न्यूक्लियर प्रोसेस। कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस में ये फोर्स लगती है। ठीक है, स्पेशल केसेस में लगती है और स्पेशल पार्टिकल्स के बीच में लगती है। जैसे एक न्यूट्रॉन है किसी एटम के अंदर। एटम, किसी एटम में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो एटम क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। क्या रहेगा? स्टेबल। लेकिन अगर n काफी बड़ा है p से, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ग्रेटर देन है प्रोटॉन से, तो ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अब जब ये अनस्टेबल है, एक मिनट, जब ये अनस्टेबल है तो फिर न्यूट्रॉन को स्टेबल होने की जरूरत पड़ेगी। अब होता क्या है यहाँ पे? न्यूट्रॉन जो है ये कन्वर्ट होगा प्रोटॉन्स में, और जब ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तब अपने साथ ये बीटा पार्टिकल प्लस न्यूट्रिनो को भी ये रिलीज करता है। इस बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इसका मास कितना होता है? न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1। प्रोटॉन का मास 1 होता है। बीटा पार्टिकल का कोई मास नहीं और न्यूट्रिनो का कोई मास नहीं। तो देखा जाए ये रिएक्शन भी हमारी बैलेंस है। सर हम ये पढ़ेंगे कहां पर? ये आप पढ़ोगे 12th क्लास में, जब आप न्यूक्लियस के बारे में चैप्टर है पूरा पूरा, जब आप उसमें जाओगे। अभी ये सिर्फ आपका बेसिक सा चल रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपका बेस बनाएगी। तो वहां पर जाके तुम किसको पढ़ोगे? इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो। ठीक है, इस बीटा पार्टिकल न्यूट्रिनो के बीच में जो फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड, इसके और इसके बीच में जो फोर्स लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड वीक न्यूक्लियर
फोर्स। वो पता नहीं क्यों नहीं रिकॉर्ड हुआ, लास्ट की कुछ सेकंड हमारी कट हो गई थी, तो एक बार देख लीजिए। जो आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो शॉर्ट रेंज फोर्स होती है, और कितने में लगती है, 10⁻16 मीटर पे ही लगती है। उसके बाद 10⁻13 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है किससे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव यूनिट्स, किस तरीके से उनको सोल्व किया जाता है, और भी बहुत कुछ है। बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय।